बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 8 की हिंदी की पूरक पुस्तक भारत की खोज का 7वां अध्याय हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। 7वें अध्याय से पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किस प्रकार नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना सन 1885 में हुई थी, जब वो आगे बढ़ी तो नए ढंग का नेतृत्व सामने आया और ये लोग अधिक आक्रामक और अवज्ञाकारी थे और बड़ी संख्या में निम्न मध्य वर्ग, विद्यार्थी और युवा लोगों के प्रतिनिधि थे। बंगाल विभाजन के विरोध में जो शक्तिशाली आंदोलन हुआ था, उसमें इस प्रकार के कई योग्य और ओजस्वी नेता उभर कर आए, लेकिन इसके सच्चे प्रतीक महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक थे। तो पुराने नेतृत्व के प्रतिनिधि भी कम उम्र के मराठा सज्जन गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्रांतिकारी नारे हवा में गूंज रहे थे और संघर्ष अनिवार्य था। इस संघर्ष को बचाने के लिए कांग्रेस के बुजुर्ग नेता दादा भाई नौरोजी, जिन्हें राष्ट्रपिता समझा जाता था, अपने अवकाश प्राप्त जीवन में वापस लाए गए। यानी कि वो रिटायर हो चुके थे, फिर भी उन्हें वापस लाया गया देश की भलाई के लिए। बचाव थोड़े ही दिन के लिए हुआ और 1907 में संघर्ष फिर शुरू हुआ, जिसमें पुराने उदार दल की जीत हुई। पर इसमें संदेह नहीं कि राजनीतिक दृष्टि से सजग भारत की बहुसंख्यक जनता तिलक और उनके समुदाय के पक्ष में थी। कांग्रेस का महत्व काफ़ी कुछ घट गया था और बंगाल में हिंसक गतिविधियां सामने आ रही थी। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ हम लोग अध्याय 7 में अंतिम दौर 2 में हम लोग देखेंगे। तो अंतिम दौर 2, यहाँ से अध्याय 7 की शुरुआत है भारत की खोज का, और जिसमें 2 शीर्षक के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें पहले दिया हुआ है राष्ट्रीयता बनाम साम्राज्यवाद। राष्ट्रीयता बनाम साम्राज्यवाद, मध्य वर्ग की बेबसी। मध्य वर्ग की बेबसी, गांधी का आगमन। गांधी का आगमन मतलब आना। तो परिस्थितियां जैसे जैसे बदलती हैं, लोग जो है उसमें अपना सहयोग, अपना जो है उत्तरदायित्व तो समझते हुए वे अपना कार्य करते हैं। यहाँ पे ये चित्र भी बना है महात्मा गांधी का, ये अध्याय 2 में। तो इस चित्र में महात्मा गांधी की वेशभूषा और उनका आत्मविश्वास, ये सब कुछ झलकता है। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं अध्याय 7। पहला विश्व युद्ध आरंभ हुआ। ये पहला विश्व युद्ध आरंभ हुआ और यहाँ पर राजनीति उतार पर थी। यानी कि अब राजनीति जो है वो दिन प्रतिदिन गिरती ही जा रही थी, उसकी स्थिति खराब होती जा रही थी। तो राजनीति उतार पर थी। इसका कारण था कांग्रेस का तथाकथित गरम दल और नरम दल में विभाजन। यानी कि कांग्रेस का 2 दल में विभाजन हो गया था, नरम दल और गरम दल, और युद्ध काल में लागू किए गए नियम और प्रतिबंध। तो ये सब इसका कारण था प्रथम विश्व युद्ध का, कि इसमें जो है कांग्रेस का जो है 2 भाग में बंटवारा हो गया था, विभाजन हो गया था। एक गरम दल बन गया था और एक नरम दल बन गया था। और युद्ध के समय में जो नियम बनाए गए थे वे सभी, और जो प्रतिबंध लगाए गए थे वे सभी इसके कारण थे। अंततः विश्व युद्ध समाप्त हुआ और शांति के परिणाम स्वरूप देश में राहत और प्रगति की बजाय दमनकारी कानून अर्थात लोगों को दबा कर रखना, उनको जो है स्वतंत्रता न देना और अपनी इच्छा का कोई मान सम्मान न होना। तो ऐसे में दमनकारी कानून और पंजाब में मार्शल लॉ लागू हुआ।
जनता में अपमान की कड़वाहट और क्रोध का आवेश भर गया। यानी कि जनता के मन में जो है गुस्सा भर गया और कड़वाहट हो गई और उनके मान सम्मान की कोई जो है वहाँ पर कोई मान सम्मान उनके लिए नहीं था। और इसलिए वो जो है क्रोध में आकर ऐसे समय में जब हमारे देश के पौरुष को लगातार कुचला जा रहा था, शोषण की लगातार निर्मम प्रक्रिया से हमारी गरीबी बढ़ रही थी और हमारी जीवन शक्ति क्षीण हो रही थी, और इसी परिवर्तन के कारण हमारे यहाँ गरीबी बढ़ रही थी और लोग जो है वो कुचले जा रहे थे। उनका कुचले जाने से मतलब है कि उनका शोषण हो रहा था और उनके शोषण के कारण हमारी लगातार जो है गरीबी बढ़ रही थी और हमारी जीवन शक्ति भी कम होती जा रही थी। किसान वर्ग दब्बू और भयभीत था। कारखाने के मजदूरों की स्थिति भी बेहतर नहीं थी। मध्य वर्ग और बुद्धिजीवी लोग जो इस सर्वग्रासी अंधकार में आकाश दीप हो सकते थे, खुद इस सर्वव्यापी उदासी में डूबे हुए थे। तो इस तरह से यहाँ पर जो कारखानों के मजदूरों की स्थिति थी वो बेहतर नहीं थी। बेहतर मतलब अच्छी, बेहतर का अर्थ है अच्छी। तो जो कारखानों में काम कर रहे थे उनकी भी स्थिति अच्छी नहीं थी। और मध्य वर्ग और बुद्धिजीवी लोग, बुद्धिजीवी यानी कि जो पढ़े लिखे लोग थे, वे सर्वग्रासी अंधकार में आकाश दीप हो सकते थे। सर्वग्रासी अंधकार मतलब जो पूरी तरह से अंधेरा छा गया था, यानी कि चारों तरफ कोई भी ऐसी किरण नहीं थी जिससे कि लगे कि भारत के लोगों का जीवन जो है वो सुधरने वाला है और ऐसे मध्यम वर्ग और गरीब लोगों को जो है राहत मिल सके। तो इस सर्वग्रासी अंधकार में वो आकाश दीप हो सकते थे, अर्थात सबके जीवन में वो उजाला ला सकते थे, खुशियाँ ला सकते थे। खुद इस सर्वव्यापी उदासी में डूबे हुए थे। तो जिन लोगों को इन गरीब लोगों के और इन जो है शोषित वर्ग के लिए एक प्रकाश बनकर आना था, जो उनके कष्ट को दूर कर सकते थे, वो खुद ऐसी भावनाओं से ग्रस्त हो गए। और तब गांधी का आगमन हुआ। वे ताज़ा हवा के ऐसे झोंके की तरह आए जिसने फैलकर हमें गहरी सांस लेने के योग्य बनाया। वे ऊपर से अवतरित नहीं हुए थे, वे भारत की करोड़ों की आबादी के बीच से ही निकल कर आए थे। वे उन्हीं की भाषा बोलते थे और लगातार उनकी सोचनी स्थिति की ओर इस प्रकार मध्य वर्ग और बुद्धिजीवी लोग जो इस सर्वग्रासी अंधकार में आकाश दीप हो सकते थे, अर्थात सबके जीवन में खुशियाँ ला सकते थे, खुद इस सर्वव्यापी उदासी में डूबे हुए थे। और तब गांधी का आगमन हुआ। वे ताज़ा हवा के ऐसे झोंके की तरह आए जिसने फैलकर हमें गहरी सांस लेने के योग्य बनाया। वे ऊपर से अवतरित नहीं हुए थे, वे भारत की करोड़ों की आबादी के बीच से ही निकल कर आए थे। तो वे भारत की करोड़ों की आबादी के बीच से ही निकल कर आए थे और इसी देश के एक व्यक्ति थे, साधारण व्यक्ति, और वे उन्हीं की भाषा बोलते थे और लगातार उनकी सोचनी स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करते थे। उन्होंने हमसे कहा कि इन मज़दूरों और किसानों की पीठ से उतर जाओ। तुम सब जो उनके शोषण के सहारे जिंदा हो, उस व्यवस्था को समाप्त कर दो जो इस गरीबी और दुर्गति की जड़ है। यानी कि हमें उन व्यवस्था को ही ख़त्म कर देना चाहिए जिसकी वजह से गरीबी बनी हुई है। उन्होंने जो कुछ कहा, हमने उनमें से ज़्यादातर बातों को आंशिक रूप में माना। यानी कि महात्मा गांधी जी ने जो भी बात कही, वो अपने विचार जो भी लोगों के सामने रखे, उसको लोगों ने थोड़ा बहुत ही माना और कभी कभी बिल्कुल नहीं माना। लेकिन यह एक गौड़ बात थी। गौड़ बात थी मतलब एक मुख्य बात होती है जो मुख्य बिंदु होता है, और गौड़ बात थी यानी कि वो उससे कम थी। उनकी शिक्षा का सार था निर्भयता और सत्य और इनसे जुड़ा हुआ कर्म।
निर्भयता यानी कि निडरता। निर्भयता, निर्भयता का अर्थ होता है निर्भयता अर्थात निडरता, यानी कि डर न होना, निडर होना, भय न होना। तो उनकी जो है, उन्होंने जो कुछ हमसे कहा उसमें ज़्यादातर बातों को आंशिक रूप से उन लोगों ने माना और कभी कभी बिल्कुल ही नहीं माना, लेकिन यह एक गौड़ बात थी और उनकी शिक्षा का सार यही था कि निर्भयता और सत्य और इससे जुड़ा हुआ कर्म, अर्थात जो भी हम काम करें वो सत्य से जुड़ा हुआ हो और पूरे आत्मविश्वास के साथ किया गया हो। लेकिन ब्रिटिश शासन के अधीन सबसे प्रबल एहसास था भय, व्यापक दमनकारी दमघोटू भय, सेना का, पुलिस का, दूर दूर तक फैले हुए खुफिया विभाग का डर अब भय था, और अफसरों व ज़मींदार के कारिंदों का भय। कारिंदे यानी कि उनके जो आदमी थे, उनके जो कर्मचारी थे, यहाँ पे कारिंदे कहा गया है कर्मचारियों को। कारिंदे कारिंदों कहते हैं कर्मचारियों, उनके जो आदमी थे जो काम करते थे। तो ऐसे कारिंदों का भय, साहूकार का भय, बेकारी और भुखमरी का भय जो हमेशा करीब खड़ा रहता था, और चारों तरफ फैले इस डर के खिलाफ ही गांधी जी की शांत किंतु दृढ़ आवाज़ उठी, डरो मत। उन्होंने ये सिखाया कि डरो मत। इस तरह लोगों के ऊपर से भय का काला लबादा उठ गया, पूरी तरह तो नहीं पर आश्चर्यजनक मात्रा में, क्योंकि भय का झूठ से नज़दीक का संबंध होता है। जैसे जैसे झूठ और लुक छिप कर काम करने की ज़रूरत कम होती गई, वैसे वैसे एक व्यापक परिवर्तन दिखाई देने लगा। यह मनोवैज्ञानिक परिवर्तन था। गांधी ने भारत में करोड़ों लोगों को अलग अलग मात्रा में प्रभावित किया। कुछ लोगों ने अपने जीवन की पूरी बनावट को ही बदल लिया। कुछ पर आंशिक प्रभाव पड़ा, आंशिक मतलब थोड़ा बहुत, या फिर प्रभाव मिट गया, पर पूरी तरह नहीं। अलग अलग लोगों में प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग हुईं और हर आदमी के पास इस सवाल का अलग अलग जवाब था। हर आदमी के पास इस सवाल का अलग अलग जवाब था। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सक्रिय, और अब क्या होता है जब गांधी जी लोगों के सामने अपने विचार रखते हैं और उनको रास्ता दिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, तब गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के संगठन में प्रवेश किया और तत्काल उसके संविधान में पूरी तरह परिवर्तन ला दिया। उन्होंने उसे लोकतांत्रिक और लोक संगठन बनाया। अब उसमें किसानों ने प्रवेश किया और अपने नए रूप में वह एक विशाल किसान संगठन दिखाई देने लगा, जिसमें मध्य वर्ग के लोग संख्या में छितरे हुए थे, यानी कि बिखरे हुए थे, लेकिन उनका जोर काफ़ी था। अब उसका खेतीहर चरित्र बढ़ने लगा। औद्योगिक मजदूर भी उसमें आए, लेकिन अपनी व्यक्तिगत हैसियत में। औद्योगिक यानी कि जो व्यापारी थे, जो फैक्ट्री वगैरह लगाए थे, तो वहाँ के मज़दूर भी, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मज़दूर भी उसमें आए, लेकिन अपनी व्यक्तिगत हैसियत में, अलग से संगठित रूप में नहीं आए। इस संगठन का लक्ष्य और आधार था सक्रियता। सक्रियता यानी कि कार्य करते रहना, ऐसी सक्रियता जिसका आधार शांतिपूर्ण पद्धति थी, यानी शांतिपूर्ण ढंग से काम करना। अब तक जो विकल्प थे उसमें या तो केवल बातचीत करना और प्रस्ताव पारित करना था, अथवा हिंसक कार्यवाही करना था। इन दोनों तरीकों को एक तरफ हटा दिया गया और हिंसा की विशेष रूप से निंदा की गई, क्योंकि वह काम कांग्रेस की मूल नीति के खिलाफ था। काम करने का एक नया तरीका निकाला गया जो पूरी तरह शांतिपूर्ण था, लेकिन जिस बात को गलत समझा जाता था उसके आगे सिर झुकाना मंजूर नहीं किया गया। मंजूर करना मतलब मानना।
मंजूर, स्वीकार करना, मानना या स्वीकार करना। तो इस तरह से ये जो है बिल्कुल ही मंजूर नहीं था कि जो बात गलत है उसके आगे झुका जाए या उसके आगे जो है अपने आप को नतमस्तक किया जाए। परिणाम स्वरूप इस प्रक्रिया में होने वाली जो पीड़ा और कष्ट थे उन्हें खुशी से स्वीकार किया गया। गांधी जी विचित्र प्रकार के शांतिवादी थे। वे गतिशील ऊर्जा से भरे सक्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने न कभी भाग्य से हार मानी, न ऐसी बात के सामने सिर झुकाया जिसे वे बुरा समझते थे। उनमें मुकाबला करने की भरपूर शक्ति थी, गर्चे वे ऐसा शांतिपूर्ण और शिष्ट ढंग से करते थे। और ये सभी कार्य वे बहुत ही शांतिपूर्ण और शिष्टाचार में, यानी कि बहुत ही जो है सदाचार से करते थे। सक्रियता का आह्वान दोहरा था। जाहिर है कि विदेशी शासन को चुनौती देने और उसका मुकाबला करने की सक्रियता तो थी ही, अपनी खुद की सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ने की सक्रियता भी थी, यानी कि लड़ने के लिए भी कार्य किया जा रहा था। कांग्रेस के मुख्य आधार थे राष्ट्रीय एकता, जिसमें अल्पसंख्यकों की समस्याओं को हल करना और दलित जातियों को ऊपर उठाने के साथ छुआछूत के अभिशाप को ख़त्म करना शामिल था। यानी कि उस समय जो है छोटी जात जो अल्पसंख्यक थे, यानी ऐसे धर्म के लोग, ऐसी जाति के लोग जो थोड़ी संख्या में थे। अल्प का मतलब होता है थोड़ा। तो इनकी समस्याओं को हल करना और दलित जातियों को ऊपर उठाने के साथ साथ छुआछूत के अभिशाप को ख़त्म करना शामिल था। यानी कि छुआछूत को भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा था। उन्होंने छुआछूत को ख़त्म करने के लिए बहुत प्रयास किए और गांधी जी ने अंग्रेज़ी शासन की बुनियादों पर चोट की। उन्होंने कहा कि खिताब छोड़ देने चाहिए। गर्चे कम लोगों ने खिताब छोड़े, लेकिन अंग्रेज़ों द्वारा दिए गए इन खिताबों के लिए आम जनता में इज्जत समाप्त हो गई और ये पतन के प्रतीक बन गए। नए मापदंड और मूल्य स्थापित हुए। वायसराय के दरबार और रजवाड़ों की शान शौकत जो इतना अधिक प्रभावित करती थी, बेहद उपहासास्पद, अभद्र और शर्मनाक लगने लगी। उपहासास्पद मतलब हंसी मजाक की तरह, और अभद्र मतलब जो अच्छा न लगे। शर्मनाक लगने लगी क्योंकि वह आम जनता की गरीबी और कष्टों से घिरी हुई थी। सादा रहन सहन, उनमें से बहुतों ने सादा रहन सहन अपना लिया। वेशभूषा में उनमें और मामूली लोगों में कोई अंतर नहीं रह गया। कांग्रेस के पुराने नेता जो एक अलग और ज़्यादा निष्क्रिय परंपरा में पले थे, इन नए तौर तरीक़ों को आसानी से नहीं अपना सके और आम जनता की इस उठान से उन्हें परेशानी हुई। लेकिन जो हवा पूरे देश में बही, इन लोगों में भी उसका नशा कुछ दूर तक भर गया था। यानी कि कांग्रेस के कुछ पुराने नेता जो अलग परंपरा में पले बढ़े थे, उन्होंने इसको नहीं अपनाया, और लेकिन उसका प्रभाव इन पर बहुत कुछ पड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय मानस मूलतः निवृत्ति मार्गी है, पर गांधी जी इस निवृत्ति मार्ग के एकदम विपरीत थे। भारतीय जनता की निष्क्रियता के विरुद्ध संघर्ष करने और उसे बदलने के लिए जितना काम उन्होंने किया, किसी दूसरे ने नहीं किया। उन्होंने हमें गांव की ओर भेजा और कर्म के इस नए संदेश को ले जाने वाले अनगिनत दूतों की गतिविधियों से देहात में चहल पहल मच गई। यानी कि गांव की ओर जो है वो संदेश लेकर भेजे गए, और ये इस नए संदेश को ले जाने वाले जो अनगिनत जो दूत थे, यानी कि कार्यकर्ता थे, वे अपनी गतिविधियों से देहात में यानी कि गांव में भी चहल पहल मचा दिए थे। किसानों को झकझोरा गया। हम लोगों पर प्रभाव दूसरे ढंग का था। हमने पहली बार ग्रामीण को उसकी कच्ची झोपड़ी में
भूख की उस छाया के साथ जो हमेशा उसका पीछा करती है, चिपटे देखा। हमने इन यात्राओं से भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पुस्तकों और विद्वतापूर्ण भाषणों की तुलना में अधिक जाना। जो भावात्मक अनुभव हमें पहले से हो चुके थे, उन्हें बल मिला। तो इस तरह से वहाँ के गरीब और भूखमरी से जुड़े हुए किसानों ने को पहली बार जो है वहाँ पर देखा गया, और अर्थव्यवस्था के बारे में पुस्तकों और विद्वतापूर्ण भाषणों की तुलना में उनको जो है इन यात्राओं से अधिक ज़्यादा जाना गया। और भावनात्मक अनुभव हमें उन्हें पहले ही हो चुके थे और इससे उन्हें बल मिला। आर्थिक, सामाजिक और दूसरे मामलों में गांधी जी के विचार बहुत सख्त थे। सख्त मतलब कड़े, सख्त मतलब कड़ा। बहुत सख्त थे और उन्होंने इन सबको कांग्रेस पर लादने की कोशिश नहीं की। इनमें से कुछ विचारों को उन्होंने कांग्रेस में बैठाने की कोशिश की। वे सावधानी से आगे बढ़े क्योंकि वे जनता को अपने साथ ले चलना चाहते थे। बहुत से लोगों ने उनके सभी विचारों को स्वीकार नहीं किया। कुछ लोगों का उनके बुनियादी दृष्टिकोण से मतभेद था। दो तरह से उनके विचारों का अस्पष्ट किंतु पर्याप्त प्रभाव पड़ा। हर बात की बुनियादी कसौटी यह थी कि उससे आम जनता का भला कहाँ तक होता है, और दूसरे यह कि लक्ष्य भले ही सही हो, लेकिन साधन हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं और उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। गांधी मूलतः धर्म प्राण व्यक्ति हैं। वे अपने अंतरतम की गहराइयों तक हिंदू हैं, लेकिन धर्म संबंधी उनकी अवधारणा का किसी सिद्धांत, परंपरा या कर्मकांड से कोई संबंध नहीं है। उनका बुनियादी सरोकार उन नैतिक नियमों में उनके दृढ़ विश्वास से है जिन्हें वे सत्य या प्रेम के नियम कहते हैं। सत्य और अहिंसा, इन दोनों शब्दों को वो एक ही अर्थ के लिए अदल बदल कर इस्तेमाल करते हैं। उनका दावा है कि वे हिंदू धर्म की मूल भावना को समझते हैं। उन्होंने हर उस सिद्धांत और व्यवहार को नामंजूर किया जो उनकी आदर्शवादी व्याख्या से मेल नहीं खाता था। वे सबसे ऊपर नैतिक नियमों की सत्ता मानते हैं, वह भी उस रूप में जिस रूप में उन्होंने खुद उन्हें समझा है। तो यहाँ पर जो है गांधी जी का अपना जो है वो धर्म के बारे में अपना विचार था, अपनी सोच थी और अपना सिद्धांत था, और उसी का वो व्यवहार करते थे और उसी रूप में जो है वो उसकी व्याख्या करते थे, प्रेम और सत्य का। जीवन के अन्य पक्षों की तरह औसत आदमी के लिए इससे राजनीति में परेशानी और अक्सर गलतफहमी पैदा होती है, लेकिन कोई बाधा उन्हें अपनी पसंद के सीधे रास्ते से नहीं हटा पाती, क्योंकि एक सीमा के भीतर वे बराबर अपने को बदलती हुई स्थिति के अनुरूप ढालते चलते हैं। वे हमेशा खुद अपने से शुरुआत करते हैं। उनकी कथनी और करनी में इतना मेल होता है जितना हाथ और दस्ताने में। तो कोई बाधा उन्हें अपनी पसंद के सीधे रास्ते से नहीं हटा पाती, क्योंकि एक सीमा के भीतर वे बराबर अपने को बदलती हुई परिस्थिति के अनुकूल ढालते चलते हैं। वे हमेशा खुद अपने से शुरुआत करते हैं और उनकी कथनी और करनी में इतना मेल होता है जितना हाथ और दस्ताने में। यानी कि गांधी जी जो कहते हैं वही करते हैं। जिस भारत को वे अपनी इच्छाओं और आदर्शों के अनुसार ढालना चाह रहे थे, उसके बारे में उनका विचार था कि मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह महसूस करेगा कि यह उसका देश है, जिसके निर्माण में उसकी आवाज़ प्रभावी है। एक ऐसा भारत जिसमें लोगों के ऊंचे नीचे वर्ग नहीं होंगे। ऐसा भारत जिसमें सब जातियां पूरे संभाव से रहेंगी। एक ऐसे भारत में छुआछूत या नशीली मदिरा और दवाइयों के अभिशाप के लिए कोई जगह नहीं होगी और स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार होंगे। यही मेरे सपनों का भारत है। जहाँ उन्हें अपनी हिंदू विरासत का गर्व था, वहाँ उन्होंने हिंदू धर्म को एक सार्वभौमिक बाना पहनाने का प्रयत्न किया और सत्य के घेरे में सब धर्मों को शामिल कर दिया।
उन्होंने अपनी सांस्कृतिक विरासत को संकीर्ण बनाने से इनकार कर दिया। उन्होंने लिखा, भारतीय संस्कृति न हिंदू है, न इस्लाम है, न पूरी तरह से कुछ और है। यह सबका मिला जुला रूप है। उन्होंने आगे लिखा, मैं चाहता हूँ कि मेरे घर के पास सारे देशों की संस्कृति जितनी स्वतंत्रता से संभव हो उतनी स्वतंत्रता से फैले, लेकिन उसमें से कोई मेरे पैर उखाड़ दे, मुझे यह मंजूर नहीं। आधुनिक विचारधाराओं से प्रभावित होकर उन्होंने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा और उन्हें मजबूती से पकड़े रखा। डूबे हुए लोगों को उठाने की लगन के सामने और सभी बातों की तरह धर्म का भी उनके लिए गौण स्थान था। एक अधभूखे राष्ट्र का न कोई धर्म हो सकता है, न कला, न संगठन। करोड़ों भूखे मरते लोगों के लिए जो कुछ भी उपयोगी हो सकता है वही मेरे लिए सुंदर है। आज हम सबसे पहले ज़िंदगी की ज़रूरी चीज़ें दें, उसके बाद जीवन के लिए शोभा की वस्तुएं और अलंकार अपने आप आ जाएंगे। उन्होंने कहा, मेरी आकांक्षा है हर आँख से हर आंसू को पोंछ लेना। कितने महान विचार थे गांधी जी के, कि जो अधभूखा भारत है, जहाँ की इतने लोग भूख से तड़प रहे हैं, गरीब हैं और भुखमरी उनके पीछे पड़ी है, तो ऐसे लोगों को सबसे पहले जो है इनको जो है कुछ उपयोगी बनाना, इनके लिए कुछ करना, इनके लिए सबसे पहले ज़िंदगी की ज़रूरी चीज़ें दें और बाद में जीवन के लिए जो है सुविधाजनक चीज़ों को दिया जाए। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इस अद्भुत रूप से तेजस्वी आदमी ने, जिसका पैमाना सबसे गरीब आदमी है, भारत की सामान्य जनता को सम्मोहित कर लिया और उन्हें चुंबक की तरह आकर्षित किया। वे उनको अतीत के साथ भविष्य को जोड़ने वाली कड़ी की तरह जान पड़े। उन्होंने केवल अपने अनुयायियों में ही नहीं बल्कि अपने विरोधियों में भी और उन तमाम तटस्थ लोगों में जो इस बारे में निश्चय नहीं कर पाते थे कि क्या सोचना और क्या करना है, एक मनोवैज्ञानिक क्रांति पैदा कर दी। कांग्रेस पर गांधी जी का प्रभुत्व था, लेकिन यह खास किस्म का अधिकार था, क्योंकि कांग्रेस एक सक्रिय, विद्रोही, अनेक पक्षीय संगठन था जिसमें तरह तरह की राय होती थी और उसे आसानी से इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता था। गांधी जी अक्सर दूसरों की इच्छा के सामने झुक जाते थे। कभी कभी वे अपने विरुद्ध फैसलों को भी स्वीकार कर लेते थे। तो ये था गांधी जी का व्यक्तित्व, जो सबके साथ मिलजुल कर चलना चाहते थे। और इस तरह सन 1920 में नेशनल कांग्रेस ने और काफ़ी हद तक देश ने इस नए रास्ते को अपनाया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बार बार संघर्ष किया। एक के बाद दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ और उसके कारण बहुत कष्ट उठाने पड़े, लेकिन इन मुसीबतों को चूँकि खुद आमंत्रित किया गया था, इसलिए उनसे शक्ति ही मिली। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी नहीं था, तब भी भारत में ब्रिटिश सरकारी तंत्र से असहयोग जारी था, गर्चे उसका आक्रामक चरित्र समाप्त हो गया था। तो इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है भारत में ब्रिटिश सरकारी तंत्र से जो है असहयोग कर रहा था, अर्थात उनके नियमों को नहीं मान रहा था। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे अल्पसंख्यक समुदाय जो है, अल्पसंख्यकों की समस्या। मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना ने किस प्रकार यहाँ पर अपना योगदान दिया। अब इसके आगे जो अगला हम लोग यहाँ पे करेंगे, अल्पसंख्यकों की समस्या। मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना।
अब इस शीर्षक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जिसे सांप्रदायिक समस्या कहा जाता था वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों के साथ इस तरह तालमेल बैठाता था ताकि उन्हें बहुसंख्यकों के खिलाफ पर्याप्त संरक्षण मिल सके। भारत के अल्पसंख्यक यूरोप की तरह जाति या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक नहीं, वे धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। जातीय दृष्टि से भारत में एक विचित्र मिश्रण है, पर जातीय सवाल भारत में न कभी उठे हैं और न उठ सकते हैं। धर्म इन जातीय विभिन्नताओं के ऊपर है। तो आज हम लोगों ने इस अध्याय के अंतर्गत राष्ट्रीयता बनाम साम्राज्यवाद, मध्य वर्ग की बेबसी, गांधी जी का आगमन और अल्पसंख्यकों की समस्या और मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना, अभी ये हम लोग शुरुआत किए हैं। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।